अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अज़ा मेडिकोस। अच्छा, हम आप लोगों का ब्लॉक 9 और उसका जो पहला मॉड्यूल है मॉड्यूल 20 को डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियो में आप लोगों की कार्डियोलॉजी कंप्लीट करवाई गई है, लेकिन उसके 1-2 एलोज रह गए हैं। वीडियो काफ़ी लंबी थी तो उनको मैं इस वीडियो में एडजस्ट कर दूँगी, ठीक है जी। और साथ में मेडिसिन भी कवर हो जाएगी। मेडिसिन के आप लोगों के 2 एलोज हैं, पेरिकार्डाइटिस और कोर पल्मोनरी, वो इसमें कवर करेंगे। और साथ जो आपके पीछे रह गए हैं कार्डियोलॉजी में और मेडिसिन दोनों में आ जाते हैं ये वाले एंडोकार्डाइटिस वगैरह, वो अब हम इसी में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले आ गया जी इसमें पेरिकार्डाइटिस। ये नहीं भूलना, पेरिकार्डाइटिस क्या लफ्ज़ी मायने इसका है कि डाइटिस IS आ गया, मतलब इन्फ्लामेशन है किसकी, पेरिकार्डियम की। पेरिकार्डियम होता क्या है, एक फाइब्रोसीरस जो होता है, एक सैक होता है जिसने कंप्लीट हार्ट को कवर किया होता है, ठीक है जी। ये पेरिकार्डाइटिस एक्यूट भी होता है, सब एक्यूट भी होता है, क्रोनिक भी होता है। एक्यूट पेरिकार्डाइटिस की ना आगे से क्लासिफिकेशन आप लोग करें, किस तरह से करेंगे कि एक्यूट पेरिकार्डाइटिस SPF से याद रखना है। सीरियस पेरिकार्डाइटिस हो सकता है जब कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए या कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाए, ठीक है जी, तब सीरियस पेरिकार्डाइटिस हो जाता है। P से आता है प्रूलेंट भी पेरिकार्डाइटिस हो जाता है, पस फॉर्मिंग। कैसे, जब कोई आप लोगों का ये बैक्टीरिया सेप्टिसीमिया हो जाए, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, नमूनिया हो जाए, ठीक है, नमूनिया में भी इन्फ्लामेशन होती है ना, ठीक है जी। यहाँ वो सर्जरी के बाद इन्फेक्शन हो जाए तो प्रूलेंट पेरिकार्डाइटिस। SPF से याद रखना है फिब्रिनस या सीरोफिब्रिनस। वो क्यों होता है जी, अगर यूरीमिया हो जाए, एक्यूट MI हो जाए, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन या रोमैटिक फीवर के साथ एसोसिएट अगर पेरिकार्डाइटिस को करना है तो आपने कहना ये फाइब्रिनस है या सीरोफाइब्रिनस है, ठीक है जी। अगर मैं कहूँ ये कोई वायरल इन्फेक्शन है या कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो आपने कहना ये सीरियस पेरिकार्डाइटिस है ठीक है जी। आगे आ गया H, अलहदा से एक याद रखें कि H और C भी हैं, इसमें आते हैं। हेमोरेजिक पेरिकार्डाइटिस ज़्यादातर TB के साथ या मेलिग्नेंसी की वजह से होता है, ठीक है जी। केशियस पेरिकार्डाइटिस भी एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में आता है, ये भी एसोसिएट है हमारे TB के साथ और डिफरेंट इन्फेक्शन से, ठीक है जी। ये एक्यूट पेरिकार्डाइटिस पढ़ लिया, ठीक है जी। अब क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस कब होता है, जब एक्यूट इन्फ्लामेशन ठीक हो जाती है, हील हो जाती है, वहाँ पे फाइब्रोसिस आ जाती है, तब क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस हो जाता है, ठीक है जी। क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस में 2 क्लासिफिकेशन कभी भी नहीं भूलनी है, एक एडहीसिव पेरिकार्डाइटिस और एक कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, ठीक है जी। एडहीसिव पेरिकार्डाइटिस में क्या है कि जो हमारा पेरिकार्डियम है ना वो अडेयर हो जाता है, ज़ोर से बिल्कुल साथ लग जाता है दूसरे जो वहाँ पे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं मीडियास्टिनम के अंदर, ठीक है जी। और कंस्ट्रिक्टिव के अंदर क्या होता है, कंस्ट्रिक्टिव पता लग रहा है आपको कि जो पेरिकार्डियल सैक है जिसके अंदर पेरिकार्डियल कैविटी होती है, पेरिकार्डियल सैक जो है ना वही फाइब्रोटिक हो जाता है, वही पूरा कैल्सीफाइड हो जाता है कि वो कंस्ट्रिक्ट कर देता है, मतलब रेस्ट्रिक्शन हो जाती है, डायस्टोलिक फीलिंग नहीं हो पाती क्योंकि उसने सैक ही सारा का सारा जहाँ पे फीलिंग होनी थी वो फाइब्रोटिक और कैल्सीफाइड है, ठीक है जी। एडहीसिव और कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस क्रोनिक के अंदर आते हैं, ठीक है जी। बाकी SPF से आपने एक्यूट पेरिकार्डाइटिस को याद रखना है। हाँ जी, तो एटियोलॉजी क्या है, इसकी क्या कॉजेज़ हो सकती हैं पेरिकार्डाइटिस, मैंने जब बताया तभी बता रही, कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई मेलिग्नेंसी हो सकती है और कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है कि एस्परजिलोसिस वगैरह, ठीक है जी। नॉन इन्फेक्शन नहीं है फिर भी पेरिकार्डाइटिस है, किन कंडीशंस में मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि जब अक्सर SLE, जितने कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स आपने पीछे में पढ़े हैं ना, जैसे सिस्टेमिक SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसस, रूमाटाइड आर्थराइटिस, मैंने पिछले रूमाटोलॉजी में आप लोगों को पढ़ाए थे, और सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, इनके साथ भी पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, ठीक है जी। कि इन्फेक्शन नहीं है लेकिन इन चीज़ों की वजह से भी हो सकता है। और अगर कोई रेडिएशन थेरेपी आप कुछ चेस्ट की कर रहे हैं तब पेरिकार्डाइटिस हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाएगी पेरिकार्डियम की, या फिर सर्जरी के बाद, ठीक है जी। सर्जिकल इंजरी कोई हार्ट को हो गई है तब भी पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। और इसकी एक और रीज़न है कि नियोप्लास्टिक इन्वॉल्वमेंट के, कोई और ब्रेस्ट कैंसर वगैरह या फिर लंग का कैंसर वो यहाँ पे आके लग गया, ठीक है जी, उसने भी पेरिकार्डाइटिस करवा लिया, ठीक है जी। पैथोफिजियोलॉजी आप लोगों की क्या है, आज तबीयत मेरी कुछ बेहतर नहीं है, ठीक है। हाँ, वीडियो को कंप्लीट करते हैं। पेरिकार्डियम की इन्फ्लामेशन क्यों होती है, ये पूरा पैथोफिजियोलॉजी आपने क्यों लिखनी है। इन्फ्लामेशन है, ज़ाहिर बात है, जब इन्फ्लामेशन होगी वेस्कुलर परमिएबिलिटी तो ज़्यादा होगी, जैसे ही इन्फ्लामेशन होती है वेस्कुलर परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है, जितना एक्सुडेट होता है, मतलब प्रोटीन रिच जितना फ्लूइड है वो सारा आ जाता है पेरिकार्डियल कैविटी में, और इस फ्लूइड के अंदर सारे फिब्रिन वगैरह भी इन्फ्लामेटरी सेल्स भी होते हैं। जब पेरिकार्डियल कैविटी में आ जाते हैं तो हमारी पेरिकार्डियल कैविटी भर जाती है और इरिटेट कर जाते हैं, हमें यहाँ पे पेरिकार्डियल पेन स्टार्ट हो जाती है क्योंकि वहाँ फ्रेनिक नर्व सप्लाई कर रही होती है, ठीक है जी। हाँ, इतना कि थोड़ा सा भी अगर ये फ्लूइड जो है ना इन्फ्लामेशन, ये जितना एक्सुडेट आ रहा है पेरिकार्डियल कैविटी में, इसका ये है कि थोड़ा सा भी आएगा तो इसने रेस्ट्रिक्ट कर देना वेंट्रिकल फिलिंग को कि वेंट्रिकल फिल ना हो पाए, ठीक है जी। तो इस तरह से जब वेंट्रिकल फिल ही नहीं होगा तो कार्डियक टेम्पोनेट, मतलब आगे वो कंट्रैक्ट ही नहीं करना, फिल हो रहा है ना, वो पंप करेगा ना आगे ब्लड मिलेगा, ठीक है जी। तो कार्डियक टेम्पोनेट और रिड्यूस्ड कार्डियक आउटपुट,
ठीक है जी। इन्फ्लामेशन अगर लॉन्ग लास्टिंग है, ज़्यादा देर के बाद है, तो हमें पता है फिर क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस की तरफ जाएगा। जब एक्सुडेट जो है ना वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेता है, यही फ्लूइड फाइब्रस टिश्यूज़ के अंदर भी चला जाता है वहाँ पे, तो विच में लीड टू एडहीसिव पेरिकार्डाइटिस और कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। ठीक है जी। जिसके अंदर हार्ट का पूरा जो है ना वो इनके हार्ट अंदर होता है और बाहर सारा उसका एक फाइब्रिनस और कैल्सिफाइड टिश्यू के अंदर हार्ट दंस जाता है। ठीक है जी। पता कैसे चलेगा कि उसको पेरिकार्डाइटिस है, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस? कैसे? एक शार्प सी पेन होगी रेट्रोस्टर्नल, स्टर्नम के पीछे वाली दर्द होगी, और वो कहते हैं जब पेशेंट आगे होकर थोड़ा झुक के बैठता है ना वो ठीक हो जाती है, लेकिन जब वो लेटता है उसको फिर दर्द स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी। यहाँ वो इंस्पायर करता है तब भी उसे दर्द होती है। ठीक है जी। और एक फ्रिक्शनल रब होता है और हाई पिच साउंड हमें नजर आएगी लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर के ऊपर, आपको ना एक साउंड, हार्ड साउंड जो है ना, स्क्रैची साउंड सुनाई देगी। ठीक है जी। बाकी टैकीकार्डिया, डिस्निया, मलेज में थकावट, फीवर, ये उसके और भी फीचर्स हैं। ठीक है जी। इफ्यूजन तो हो रही होती है, लाजमी याद रखना। उस इफ्यूजन की वजह से ही पेरिकार्डियल कैविटी में जब फ्लूइड आता है तो पेन होती है, क्योंकि फ्रेनिक नर्व डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है जी। हाँ, अब आप लोगों को ECG करवाई है, उसमें कैसे पता चलेगा कि इसको पेरिकार्डाइटिस है? ST सेगमेंट की एलिवेशन होगी और PR सेगमेंट जो है ना वो डिप्रेस होगा। इन दो चीज़ों से कि ये तो एलिवेट है और जो PR सेगमेंट है वो तो डिप्रेस्ड है, यहाँ से आप लोगों ने फ़ौरन डायग्नोस कर लेना कि ये जो है ना ये एक्यूट पेरिकार्डाइटिस है। ठीक है जी। पेरिकार्ड हॉलमार्क है। बाकी आप ईको करवा लो। ईको बहुत अच्छा ऐसा टेस्ट है जिसमें सब कुछ क्लियर पता लग जाता है कि कितना पेरिकार्डियल इफ्यूजन कितनी हुई है और कार्डियक टेम्पोनेट कितना हुआ है। कि कार्डियक आउटपुट कम हो गया ना तो कार्डियक टेम्पोनेट हो जाता है। ठीक है जी। और पेरिकार्डियल इफ्यूजन कितनी हुई है। बाकी CRP और ESR भी करवाते हैं इसमें। ठीक है जी। अब इसको ट्रीट नहीं करोगे आप तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, प्रोग्रेसिवली जब पेरिकार्डाइटिस को ट्रीट नहीं किया, वो आप लोगों को पता है वो कार्डियक टेम्पोनेट हो जाएगा और पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाएगी। और इफ्यूजन को मैनेजमेंट में हम इसको इफ्यूजन को भी ठीक करेंगे। ठीक है। पेरिकार्डेंटेसिस करवा देंगे, फ्लूइड निकाल देंगे वहाँ से। ठीक है जी। आगे आ गया। हाँ, मैनेजमेंट अब क्या करेंगी? आप लोगों का एक एलो है कि अब पेरिकार्डाइटिस को ठीक कैसे करना है। ज़्यादातर तो जनरल मेजर के ये पहले तो आपने कहने रेस्ट चेस्ट लें बस ठीक हो जाएगा। अगर तो ज़्यादा मसला है फिर एनसेड्स वगैरह साथ ही दवाइयाँ स्टार्ट करनी और साथ कहना रेस्ट करें और बिल्कुल जो है ना वो अपने वाइटल्स साथ साथ रखें। एनसेड्स एनसेड्स के अंदर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी एनसेड्स में सबसे ज़्यादा आपने इबोप्रोफन सबसे पहले देना है। क्योंकि इबोप्रोफन ने इन्फ्लामेशन को कम करना है, PGE2 को कम करना है। ठीक है जी। कॉलचिसिन देनी है कि दोबारा रीअकरेंस ना हो जाए, प्रोफाइलैक्टिक ड्रग है। ठीक है जी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जिन लोगों को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पहले हो चुका है उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बाद में अगर इस्तेमाल करेंगे तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद भी लंबे अरसे तक और बिला वजह इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा मसला। ठीक है जी। आगे आ गया। हाँ जी। और पेरिकार्डियोसेंटेसिस करेंगे, जो मैंने बताया है कि अगर कोई कार्डियक टेम्पोनेट डेवलप हो गया किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या TB की वजह से। ठीक है जी। माइक्रोबैक्टीरियल थेरेपी करेंगे। बस ये याद रखना है एनसेड्स देते हैं यार, कॉलचिसिन देना है, कॉलचिसिन देंगे ताकि इतना इफेक्ट ना हो। ठीक है जी। प्रोफाइलैक्टिक ड्रग देंगे, बाकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को थोड़ा कम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। और पेरिकार्डियोसेंटेसिस करेंगे, फ्लूइड मतलब वहाँ से निकाल देंगे पेरिकार्डियल कैविटी से। ठीक है जी। प्रिवेंशन, अच्छा एक सेकेंड। हाँ जी। प्रिवेंशन में आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने जो अंडरलाइंग कंडीशंस है ना, TB वगैरह की वजह से, रीनल फेलियर जिसकी वजह से इसको पेरिकार्डाइटिस हुआ है, उसको पहले ट्रीट करना है। ठीक है जी। और ये देखें, अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी स्टेरॉइड बार बार नहीं लेने आफ्टर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ये इंपॉर्टेंट है कि बाद में इसकी कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। कॉम्प्लिकेशंस में आ जाता है, वाइवा में पूछा जाएगा पेरिकार्डाइटिस की एक्यूट या क्रोनिक क्या इसकी कॉम्प्लिकेशन है, तो आपने बताना कार्डियक टेम्पोनेट और पेरिकार्डियल इफ्यूजन, ज़्यादा इफ्यूजन हो जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया आप लोगों का एलो जो है कोल पल्मोनल। अब इसको यार इसके नाम से ही आप लोगों ने याद रखना है। कैसे? बहुत छोटू सा है। राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जानी है, इतना याद रखना है। क्यों होनी है? क्योंकि देखो ना, राइट एट्रियम से जाता है ब्लड राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से आगे जाता है पल्मोनरी पूरे लंग्स के अंदर। अगर कोई लंग की डिजीज़ हो गया है, कोई COPD कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ हो गई है, उसकी वजह से जो है ना वो आगे ब्लड नहीं जा पा रहा पल्मोनरी आर्टरीज़ के अंदर। ठीक है जी। इस वजह से राइट वेंट्रिकल को बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ रहा है, पंप करना पड़ रहा है अपने आप को कि ज़्यादा कि आगे ब्लड जाए, लेकिन आगे ब्लड जा ही नहीं रहा क्योंकि वो आर्ट्रियोल्स जो हैं उनकी पल्मोनरी आर्टरी का तो मसला हो गया। कोई भी COPD लंग डिजीज़ हुई है उस पेशेंट को, तो लंग्स में तो ब्लड नहीं जा रहा, पीछे से वो पंप कर करके बेचारा राइट वेंट्रिकल उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। सो दिस इज़ कोर पल्मोनली। ठीक है जी। ये डिफाइंड ऐसा कि देखें राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, और ये किसी और वजह से नहीं कहना। अक्सर हम कहते हैं राइट साइड हार्ट फेलियर क्यों होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर की वजह से भी राइट साइड हार्ट फेलियर होता है, लेकिन इसकी
ये कॉज नहीं है, इसकी ये कॉज है राइट साइड हार्ट फेलियर की, क्योंकि आगे लंग का कोई मसला है, लंग्स में नहीं जा रहा। ठीक है जी, आगे देखें। एंड इवेंचुअल राइट वेंट्रिकल, हाँ राइट वेंट्रिकल फेलियर हो जाएगा कर करके अपने आप को पंप करके, डेट अकर सेकेंडरी टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन हुई होती है। किसी भी डिजीज़, लंग्स की डिजीज़ की वजह से, कोई चेस्ट वॉल का मसला है या COPD है, उसमें उसकी वजह से लंग्स को मसला है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हुई है, इसलिए ब्लड जो है वो लंग्स में नहीं जा रहा, उल्टा ये पंप कर करके राइट वेंट्रिकल उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। ठीक है जी, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हाइपरट्रॉफी भी क्या, वो आहिस्ता डायलेट हो जाता है, छोड़ ही देता है अपना काम, राइट वेंट्रिकल फेलियर हो जाता है। ठीक है जी, इट एक्सक्लूड्स, देखें लिखा हुआ है कि राइट फेलियर, हार्ट फेलियर लेफ्ट साइड की वजह से, बल्कि इसकी कॉज है कि लंग्स की कोई वजह है। अब इसमें पैथोफिजियोलॉजी में आप लोगों को बताऊंगी क्यों, क्योंकि अच्छा आगे पैथोफिजियोलॉजी में ही बताऊंगी, अभी कंफ्यूज ना करें। ठीक है जी, साइंस एंड सिम्टम्स, पैथोफिजियोलॉजी नहीं इसकी लिखी, यहाँ से कर लें। देखें, जब कोई COPD होगी, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ होगी, कोई भी लंग डिजीज़ होगी, तो उन्होंने क्या किया, एल्वियोलाई को हाइपोक्सिया करवा दिया ना, क्योंकि डिजीज़ हो गई है तो वो सप्लाई नहीं करेंगे लंग्स को, इतनी पल्मोनरी आर्टरीज में नहीं जा रहा, तो हाइपोक्सिया होगा, पल्मोनरी आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी। जब कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी तो ब्लड उनमें से बहुत कम पास करेगा, लेकिन राइट वेंट्रिकल में तो बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है, पूरा वीनस रिटर्न ज़्यादा हुआ होता है ना जब हम लेटे होते हैं। ठीक है जी, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जा रहा होता है, राइट वेंट्रिकल ने आगे पंप करना है, लेकिन वो आगे नहीं हो रहा क्योंकि लंग डिजीज़ की वजह से अल्वियोलर हाइपोक्सिया हुआ है। उस हाइपोक्सिया के रिस्पॉन्स में पल्मोनरी आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट हो गई हैं। ठीक है जी, ये आपने लिखना है। हाँ, और अच्छा जी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है जी, और तो राइट वेंट्रिकल फेसिस इंक्रीज्ड आफ्टर लोड, उसका बहुत ज़्यादा उसके ऊपर लोड होता है। ठीक है जी, रिजल्टिंग इनिशियली पहले हाइपरट्रॉफी, और आहिस्ता आहिस्ता कर करके बेचारा पंप और हाइपरट्रॉफी होकर वो डायलेट हो जाता है, फेलियर ही हो जाता है उसका। ठीक है जी, पैथोलॉजिकली राइट वेंट्रिकल बिकम डायलेटेड हो जाता है, उसकी वॉल थिकंड हो जाती है, फिर उल्टा हो जाता है, ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन, उल्टा ब्लड आगे नहीं जा रहा तो पीछे को जाता है। ट्राइकस्पिड जो वॉल्व है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम के अंदर उसकी रीगर्जिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, आगे आ गया इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। हाँ, क्या कॉमन कॉज है कोर पल्मोनरी की, आपने कहना हाँ COPD की वजह से, मोस्ट कॉमन आपने कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ COPD ही कहना है, लेकिन और भी डिजीज़ लंग की हो सकती हैं, जैसे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ या अस्थमा की वजह से। ठीक है जी, और बस ठीक हो गया। कोई डिसऑर्डर्स ऑफ द चेस्ट वॉल हो सकता है, रेस्पिरेटरी मसल्स का डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे काइफोस्कोलियोसिस हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया बार बार उठ जाते हैं हम आप लोग नींद से। ठीक है जी, पेशेंट इसमें न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ होगी। ठीक है जी, हाइपोवेंटिलेशन, बस ठीक है। हाइपोवेंटिलेशन क्यों नहीं हो रही, क्योंकि पल्मोनरी हाइपरटेंशन हुई है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा हुआ है पल्मोनरी आर्टरीज़ के अंदर, इसलिए वो आगे नहीं जा पा रहा राइट वेंट्रिकल से ब्लड। ठीक है जनाब, आगे आ गया सिम्टम्स एंड साइंस। बस कैसे पता चलेगा जी कोर पल्मोनरी है, कैसे कि एक्सर्शनल डिस्निया, जब भी कोई काम करता है तो फ़ौरन जो है ना ब्रीथिंग कम हो जाती है उसकी। ठीक है, सांस लेने में मसला होता है। रिड्यूस्ड एक्सरसाइज टॉलरेंस, ज़ाहिर बात है जब राइट वेंट्रिकल से लंग्स में नहीं, लंग्स में बहुत कम जा रहा है, लंग्स से आगे लेफ्ट एट्रियम में कम जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में कम जा रहा है, तो हमें एक्सरसाइज में तो बहुत ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है, तो इतना तो वो नहीं तब बढ़ पाएगा। ठीक है जी, तो एक्सरसाइज में हम बिल्कुल फेंट वो पेशेंट्स हो जाते हैं, ज़्यादा ब्लड नहीं आता, उतना ही थोड़ा थोड़ा आता है, तो एक्सरसाइज टॉलरेंस हो जाते हैं कि वो नहीं कर सकते एक्सरसाइज वगैरह। ठीक है जी, क्योंकि कार्डियक आउटपुट ही कम होती है। ठीक है जी, और चेस्ट डिस्कम्फर्ट और अंजाइना वगैरह हो सकता है। ठीक है, अच्छा मैंने ना जब आप लोगों को अंजाइना स्टेबल और अनस्टेबल अंजाइना पर है, तो इसमें याद रखना है स्टेबल अंजाइना देखो रेस्ट पे ठीक हो जाता है, अनस्टेबल जो अंजाइना है वो रेस्ट पे ठीक नहीं होता। रेस्ट पे भी उनको चेस्ट में दर्द हुई होती है, उसी तरह सेम उन्हें सांस नहीं आ रहा होता। ठीक है, अब जिन बच्चों ने मेरी वीडियोज़ नहीं देखी हैं, वीडियो एक ही वीडियो है इस पर कार्डियो पे, वो कार्डियोलॉजी पे, वो लाजमी देख के आए, उसमें एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, तो लाजमी देख के आना। ठीक है जी, आगे आ गया आप लोगों का ये देखें। अब देखें, जब राइट साइड हार्ट फेलियर होती है, ये बात एक याद रखनी है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जब राइट साइड पंप नहीं कर रही है तो पीछे को बैक फ्लो ऑफ द ब्लड होगा, राइट वेंट्रिकल से ऊपर राइट एट्रियम में चला जाएगा, राइट एट्रियम से दोबारा जुगुलर वेन वो JVP बढ़ जाएगी, पीछे स्प्लीनिक वेन और हिपैटिक वेन्स में भी प्रेशर बढ़ जाएगा, हिपैटोस्प्लीनोमेगाली एसाइटिस हो जाएगा, पीछे को ब्लड जा रहा है। ठीक है जी, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, साइनोसिस हो जाएगी, क्लबिंग हो जाएगी, ये राइट साइड हार्ट फेलियर का नहीं भूलना, और पेरिफेरल एडीमा हो जाएगा। लेकिन लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के अंदर जो है ना वो पल्मोनरी एडीमा है। जिनको बात नहीं ठीक से समझ आ रही है वो मेरी पिछली वीडियो एक बार देख के आए।
ठीक है जी, आगे आ गया डायग्नोस्टिक अप्रोच। कैसे पता चलेगा? इको बहुत अच्छा एक टेस्ट है, सबसे पहले याद रखना। इको पूरा बता देता है कि पल्मोनरी आर्टरी में कितना प्रेशर है और जो राइट वेंट्रिकल का साइज़ क्या है, वो फंक्शन ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा। इको बड़ा बेस्ट तरीके का टेस्ट है, ठीक है जी, इको कार्डियोग्राफ जो कराते हैं। बाकी ईसीजी में आप लोग देखेंगे कि राइट साइड पे डेविएशन हुई है, ठीक है जी, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हुई है और पी वेव बिल्कुल जो है ना वो टॉल पीक्ड है। जब आप पी वेव से स्टार्ट होता है ना, पी वेव बनाते हो, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनाते हो, फिर आगे टी वेव बनाते हो, पी वेव ही टॉल वेव होगी, तब आप लोग ये कह सकते हो कि हाँ ये कोर, क्योंकि कोर पल्मोनरी ये राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हुई है और राइट साइड पे जो है ना वो डेविएशन हुई है, ठीक है जी। और चेस्ट रेडियोग्राफ से भी आप लोगों को नज़र आएगा राइट वेंट्रिकल ज़्यादा हुआ है और प्रोमिनेंट पल्मोनरी आर्टरीज नज़र आ रही होंगी, ठीक है जी। बाकी ईसीजी हो गया और इको के अंदर तो प्रॉपर प्रेशर भी पता लग जाता है कितना पल्मोनरी आर्टरी का, और वेंट्रिकल का साइज़ फंक्शन भी पता लग जाता है, ठीक है जी। और पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर सही तरह मैयर करने के लिए राइट हार्ट कैथेटराइजेशन बड़ा एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, कंफर्म करने के लिए अपने डायग्नोसिस को, ठीक है जी। मैनेजमेंट अब क्या कैसे करेंगे आप लोग? कैसे ऑक्सीजन देंगे? वही मैनेजमेंट जैसे मैंने आपको बताया था, ऑक्सीजन देंगे कि अगर हाइपोक्सीमिक है, ठीक है जी। डायूरेटिक देने हैं, कॉन्शियसली देने हैं एडीमा ए साइड्स में, ठीक है जी। डायूरेटिक देने हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं देने कि वो वर्कलोड ऑन द हार्ट ही कम कर दें, कि वो इतना ज़्यादा कि वो ब्लड जा ही नहीं रहा। हम डायूरेटिक इतने ज़्यादा दे दिए कि ब्लड हमारा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में बिल्कुल ही नहीं जा रहा, ठीक है जी। इतना अवॉइड करना है कि इतना ज़्यादा रिडक्शन ऑफ द राइट वेंट्रिकल प्रीलोड ना हो जाए कि बिल्कुल ही ना जाए ज़रूर, ठीक है जी। बेशक कम राइट वेंट्रिकल कम पंप करके आगे भेज रहा है पल्मोनरी आर्टरी से कम, लेकिन कम भेजे सही, ठीक है। इतना नहीं करना कि वो बहुत ही कम कर दें, सही है। पल्मोनरी वेजोडाइलेटर्स हम देंगे बस, ठीक है। वेजोडाइट क्योंकि पल्मोनरी हाइपरटेंशन हुई होती है ना, तो पल्मोनरी वेजोडाइलेशन देनी, प्रोस्टासाइक्लिन एनालॉग्स दे दिए, कोई एंडोथेलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे दिए, फॉस्फोडाइस्ट्रेस दे दिए, ठीक है जी, एंटीकोआगुलेशन हेपारिन वगैरह, ठीक है जी। प्रिवेंशन में हमेशा आप लोगों ने किसी डिज़ीज़ का कहना है जो अंडरलाइन कॉज है उसको ठीक करेंगे, और ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सीओपीडी को करेंगे ठीक, जो है ना, बस ठीक है। अच्छा, एक आप लोगों का एलो ना पिछले में मिस हो गया, एक्यूट एंड क्रोनिक हार्ट फेलियर। व्हाट इज़ एक्यूट हार्ट फेलियर में क्या होता है कि सडन ऑनसेट होते हैं और ड्यू टू रिड्यूस ब्लड फ्लो की वजह से ना एकदम से हार्ट फेल होता है ना, तो एकदम से उसको सडन ऑनसेट होता है। लेकिन क्रोनिक के अंदर क्या होता है, प्रोग्रेसिव जो है ना हार्ट फेलियर की तरफ जाता है, ठीक है जी। एक्यूट की क्या कॉजेज़ हैं? मायोकार्डियल, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, ठीक है जी, और हाइपरटेंशन और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये कहीं रिटर्न डाउन कर लें। और जो है ये क्रोनिक की क्या कॉजेज़ हो सकती हैं? बिल्कुल इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की वजह से और प्रोलॉन्ग्ड इस्कीमिया की वजह से, ठीक है जी। ये और एरिथमियाज जितने हैं, फेटल वेंट्रिकुलर एरिथमियाज, ये क्रोनिक हार्ट डिजीज़ के क्रोनिक हार्ट फेलियर की कॉजेज़ हैं, ठीक है जी। अब पता कैसे चलेगा कि एक्यूट हार्ट फेलियर में क्या होगा कि पल्मोनरी एडिमा होगा, ठीक है जी। और एक्यूट हार्ट फेलियर में सडन ऑनसेट एकदम से चेस्ट पेन होगी, टकीकार्डिया हुआ होगा, एंग्जाइटी हुई होगी उस पेशेंट को, और बाकी हाइपोटेंशन, ब्लड नीचे नहीं जा रहा था क्योंकि कार्डियक आउटपुट कम हुई होती है, ठीक है जी। क्योंकि एक्यूट हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है, हार्ट इतना ज़्यादा पंप ही नहीं कर रहा, ना वो पंप करेगा ना हमारी नीचे वाली जितनी भी बॉडी है उसको मिलेगा ब्लड, तो हाइपोटेंशन हुई होगी। लेकिन टैकीकार्डिया हार्ट ज़ोर ज़ोर से पंप करेगा, ठीक है, लेकिन उसको ब्लड सप्लाई इतनी नहीं मिल रही, ठीक है जी। ये याद रखना है आपने क्या फ़ीचर्स हैं इसके एक्यूट के, कि टैकीकार्डिया होता है, हाइपोटेंशन होती है, एंग्जाइटी होती है उनको, पल्मोनरी एडिमा होता है, ठीक है जी। क्रोनिक हार्ट फेलियर के अंदर ना हिपैटोस्प्लीनोमेगाली, जेवीपी रेस्ड हो जाती है, 3 to 4 सेंटीमीटर नॉर्मल जेवीपी है, ठीक है जी। जेवीपी बढ़ जाती है क्योंकि जब क्रोनिक हार्ट फेलियर होता है, हार्ट पंप ही नहीं कर रहा, तो बैक फ्लो ऑफ द ब्लड हो जाता है। राइट एट्रियम से में एंटर होना होता है ना, वेन्स से सारा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे जाता है राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से आगे जाके ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर लेफ्ट एट्रियम में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता है। ये दिस इज़ द प्रॉपर सर्कुलेशन, ठीक है जी। तो अब राइट एट्रियम से ब्लड जो है ना, हार्ट जब फेल हो जाता है, काम नहीं कर रहा, तो राइट एट्रियम से बैक फ्लो स्टार्ट हो जाता है। कैसे कि जेवीपी जुगुलर वेनस पर जो उसमें ड्रेन कर रही होती है, जुगुलर वेन, उसमें प्रेशर बढ़ जाता है, पीछे स्प्लीनिक वेन और हिपैटिक वेन्स इसमें ड्रेन हो रही होती हैं, इन्फीरियर वेना कैवा में, ठीक है जी। हिपैटोस्प्लीनोमेगाली होती है, एसाइटिस, पेट में पानी हो जाता है, और पूरा जो है ना नीचे वाली बॉडी में जो है वो साइनोसिस और क्या पेरिफेरल एडिमा हो जाता है, ठीक है जी। लेकिन एक्यूट में पल्मोनरी एडिमा, साथ में क्लबिंग वगैरह, ठीक है जी। ये एक्यूट और क्रोनिक हार्ट फेलियर हो गया। हाँ, और इसमें मैं अगली 2 चीज़ें, एंडोकार्डाइटिस और वो चीज़ें ऐड कर देती हूँ, ठीक है जी। और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें आप लोगों को किस पॉइंट की नहीं समझ आई है, उसको 10 सेकेंड दोबारा वीडियो को पीछे करके देखें और ईजी होके सुनें कि है
है क्या, होता क्या है। ठीक है जी, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये सबसे आसान है कार्डियो। लेकिन अगर आप इसको दिल से पढ़ें, बार बार चीज़ों को रिवाइज़ करें कि हाँ ऐसे होता है, और चीज़ों को कोरिलेट करना सीखें। ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट आ गया आपका एंडोकार्डाइटिस। व्हाट इज़ एंडोकार्डाइटिस? हार्ट की जो एंडोकार्डियम है उसकी इन्फ्लामेशन को एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। क्यों होता है? नॉर्मल ज़्यादातर जो है ना पैथोलॉजिकली स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस की वजह से होता है। स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है एंडोकार्डाइटिस की। ठीक है जी, अब ज़रा ये देख लें, एंडोकार्डाइटिस में ना आपको इस तरह की एंडोकार्डियम जब डैमेज होती है ना तो इस तरह की वो वेजिटेशंस बना देती हैं। वेजिटेशंस मतलब ये देखें गोभियों की तरह का, बिल्कुल सब्जियों की तरह का, ऐसे अगर डैमेज हो एंडोकार्डियम इस तरह का बन जाता है। इसके अंदर सारा फिब्रिनोजेन और सारी चीज़ें, प्लेटलेट्स वगैरह का गुच्छा होता है ये। ठीक है जी, और जब बैक्टीरिया आता है ना, एंडोकार्डाइटिस हुआ होता है, जो बैक्टीरिया पूरी बॉडी में बैक्टीरिया फैला होता है तो वो इसके अंदर भी चला जाता है, इन वेजिटेशंस के अंदर भी। ठीक है जी, अब हम देखते हैं। हाँ, रिजल्ट्स इन स्मॉल वेजिटेशन दैट डो नॉट डिस्ट्रॉय द वॉल्व, छोटी छोटी वेजिटेशंस बन जाती हैं। ठीक है जी, डैमेज एंडोथीलियल सरफेस डिवेलप्स। हाँ अच्छा, जो डैमेज एंडोकार्डियम जो डैमेज होते हैं ना, वो क्या बना देता है? वेजिटेशंस बना देती है थ्रोम्बोटिक, बंद करने वाली। ठीक है जी, उन वेजिटेशंस के अंदर प्लेटलेट होती है, फिब्रिन होती है, मैंने बता दिया। जब बैक्टीरिया पूरी बॉडी के अंदर फैला होगा तो वो ट्रैप हो जाएगा बैक्टीरिया इन वेजिटेशंस के अंदर भी। अगर हम वो प्रोफाइलेक्टिक कोई पहले से एंटीबायोटिक ले रहे हैं ताकि ये ना हो, तो फिर बैक्टीरिया नहीं आएगा और बैक्टीरिया इन वेजिटेशंस के अंदर भी नहीं जाएगा, तो एंडोकार्डाइटिस का रिस्क कम हो जाएगा। ठीक है जी, स्ट्रेप्टोकोकस जैसे विरिडेंस पढ़ा था हमने। आगे आ गया स्टेफिलोकोकस ऑरियस। अगर आईवी कुछ लोग हैं, जैसे मैं ड्रग्स ले रही हूँ, मैं ड्रग अब्यूज़र हूँ जैसे सोच रहे हैं, तो आईवी लाइन लगा रही हूँ मैं बार बार, तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस की वजह से मुझे एंडोकार्डाइटिस होगा। ठीक है जी, वो जाके मेरी मिट्रल वॉल्व को डैमेज कर देगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व को, सॉरी। ठीक है जी, स्टेफिलोकोकस ऑरियस एमसीक्यूज आएगा। ठीक है जी, अगर प्रोस्थेटिक वॉल्व्स का मसला हो रहा है एंडोकार्डाइटिस के साथ, ठीक है जी, प्रोस्थेटिक वॉल्व, तो आप लोगों ने कौन सा टिक करना है? स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस, क्योंकि जब मैंने पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था प्रोस्थेटिक का वर्ड इस्तेमाल हो जाए तो स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस है। ट्राइकस्पिड का इस्तेमाल हो तो आपने स्टेफिलोकोकस ऑरियस कहना है। स्टेफिलोकोकस बोविस, अगर उसको एंडोकार्डाइटिस से पहले हिस्ट्री कोलोरेक्टल कैंसर की भी है तो स्ट्रेप्टोकोकस बोविस आपने कहना है। ठीक है जी, क्योंकि ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्होंने जो ब्लड कल्चर में तो नहीं आते, लेकिन उन्होंने एंडोकार्डाइटिस करवाना है, मतलब ब्लड कल्चर बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है किसी बैक्टीरिया के लिए, तो ये HACE कैसे कहते हैं, हीमोफिलस एक्टिनोबैसिलस से, और कार्डियोबैक्टीरियम वगैरह। ठीक है जी, क्लिनिकल फीचर। अच्छा, एंडोकार्डाइटिस में क्या होगा, इतना याद रखना है, कैसे आएगा पेशेंट, उसको फीवर तो हुआ होगा। ठीक है जी, इन वेजिटेशंस की वजह से मरमर होगा। ठीक है जी, जैनवे लियन आपने याद रखने हैं कि हाथ और पाँव की ये जो हथेली की स्किन होती है इसके ऊपर नॉन टेंडर लियन नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, स्प्लिंटर हैमरेज, नेल बेड के ऊपर बिल्कुल हैमरेज हुआ हुआ है, रोज स्पॉट्स वगैरह अपीयर हो रहा है। अनीमिया ऑफ अ क्रोनिक डिजीज़, ब्लड कल्चर पॉजिटिव होगा क्योंकि बैक्टीरिया है। हम इसमें ना अनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज़ हम देखेंगे कि पहले भी कोई मसला रहा है इसको, कोलोरेक्टल कैंसर वगैरह। ठीक है जी, कैसे पता चलेगा? आयरन कम है अगर, तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है ना, तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है और आयरन का लेवल कम होता है और फेराटिन ज़्यादा होता है। लेकिन आप देखिए टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी भी कम है आयरन के साथ साथ। ठीक है जी, फेराटिन बिल्कुल ठीक है। हीमोग्लोबिन एफसी भी कम है, तो आप लोग कहेंगे कि एनीमिया ऑफ अ क्रोनिक डिजीज़। इसमें आप लोग क्या करते हैं? ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम करवाएंगे, फिर पता चलेगा एंडोकार्डाइटिस है कि नहीं है। वहाँ से हमें ना लियंस ऑफ द वॉल्स नज़र आएंगे कि जो वेजिटेशंस अपीयर हुई हैं। ठीक है जी, अब देखें वो कह रहे हैं कि नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस भी हो सकता है। क्यों? कि उन लोगों के अंदर होता है कि जिन्हें पहले से एडिनोकार्सिनोमा होता है। ठीक है जी, ग्लैंड्स का कैंसर होता है। ठीक है जी, हो गया आप लोगों का। हाँ, और जिन्हें साथ SLE के साथ एसोसिएटेड होते हैं ना एंडोकार्डाइटिस के पेशेंट, उनके अंदर ना लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस होता है, इसका नाम याद रखना है। ठीक है जी, जो मतलब मिट्रल वॉल्व के ऊपर वाली सरफेस पे भी और उसकी अंडर सरफेस पे भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है जी, हो गया। कार्डियक मायोपैथीज़ आ गई आप लोगों की, ये ग्रुप, ये ऐसी डिजीज़ हैं कार्डियक मसल्स की डिजीज़ हैं। ठीक है जी, इसके अंदर आ जाता है सबसे पहले डायलेटेड, जो कार्डियक मसल्स मायोसाइट्स ठीक नहीं रहेंगे तो मायोकार्डियम ठीक नहीं रहेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो हार्ट फेलियर की तरफ ही जाना है। डायलेटेड कार्डियम मायोपैथी, इसमें सारे चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, जैसे यहाँ पे देखें, हाँ सारे देखें हार्ट के चैम्बर्स डायलेट हो गया, तो वो ठीक से पंप तो नहीं कर पाएंगे जब डायलेट कर, लेफ्ट वेंट्रिकल भी नहीं कर पाएगा। देखें मोस्ट कॉमन कॉज है कार्डियोमायोपैथी की, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। ठीक है जी, जब ये इतने डायलेट हो गए हैं तो सिस्टोलिक डिसफंक्शन, जब वेंट्रिकल पंप ही नहीं कर रहा, डायलेट हो गया हुआ है, तो सिस्टोलिक तो नहीं होगा।
ठीक है जी। इस ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आहिस्ता आहिस्ता करवाते हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशन में आगे मिट्रल ट्राइकस्पिड वाल्व की रीगर्जिटेशन, एरिथमियाज हो जाती हैं। ज़्यादातर ये डायलेटेड क्यों, ये हार्ट के सारे जितने चैम्बर्स हैं ये डायलेट हो जाते हैं। कोई जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती है ऑटोसोमल डोमिनेंट, या फिर ये एक होता है कॉक्सैकी ए और बी, इसको याद तो नहीं करना लेकिन ये कर लें कि कभी जो होता है ना जेनेटिक की वजह से, और कभी जो है ना ये लिम्फोसाइट सारे इन्फिल्ट्रेट हो जाते हैं मायोकार्डियम के अंदर, तब आके भी ये क्या इसका नाम है डायलेटिंग, मतलब डायलेट हो जाते हैं हमारे। ठीक है जी। ड्रग अब्यूज़ जो कर रहे हैं, अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं, उनके अंदर भी कार्डियक मसल्स डैमेज हो जाते हैं। ठीक है जी, डायलेटेड हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर भी, हाँ लेट प्रेगनेंसी में भी देख सकते हैं। ठीक है जी। जहाँ चाइल्ड बर्थ के बाद भी कुछ लोगों को कहते हैं ना कि बेटा पैदा हुआ है लेकिन इसको पहले भी यार हार्ट का मसला रहा है, तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है। ठीक है जी। हार्ट ट्रांसप्लांट करा दो इसका, तो ये है हाइपरट्रॉफिक, देखें जो कार्डियोमायोपैथी। ठीक है जी। मैसिव हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट वेंट्रिकल की बहुत ज़्यादा जो है ना हाइपरट्रॉफी क्यों हुआ होता है, ये आपने करना है, एक जेनेटिक डिफेक्ट होता है सार्कोमेयर प्रोटीन्स के अंदर। ठीक है जी। ऑटोसोमल डोमिनेंट ये मसला है। ठीक है। जब ये म्यूटेशन हो जाए तो ये हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होती है। इसमें क्या देखेंगे, कार्डियक आउटपुट, क्योंकि वो ठीक से हाइपरट्रॉफी हुई है लेफ्ट वेंट्रिकल की, वो पंप ही नहीं कर रहा, तो आप लोग देखेंगे कि कार्डियक आउटपुट कम है। कार्डियक आउटपुट क्यों कम है, क्योंकि वो ठीक से जब फिल ही नहीं हो रहा, हाइपरट्रॉफी हुई है उसकी, ना वो फिल हो रहा है ना आगे से वो कॉन्ट्रैक्ट करके भेजेगा ब्लड। ठीक है जी। सडन डेथ हो जाती है क्योंकि वेंट्रिकुलर एरिथमियाज हो जाते हैं, सिनकपी हो जाती है। एक्सरसाइज में हमें ज़्यादा ब्लड चाहिए, तो अब वो तो एक्सरसाइज में जब ब्लड मिल ही नहीं रहा तो वो फेंट हो जाते हैं पेशेंट्स। ठीक है जी। अब आप लोगों को हाँ बायोप्सी के अंदर हाइपरट्रॉफी के अंदर ना नज़र आ रहे होते हैं, मायोफाइबर्स नज़र आ रहे होते हैं, डिसअरेंजमेंट उनकी डिसअरेंज हुए होते हैं। ठीक है जी। रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, मतलब जब जो है ना हमारी कंप्लायंस, उसकी जो कैपेसिटी है हमारे ये एंडोमायोकार्डियम की, ये जो मायोकार्डियम की लेयर होती है एंडोकार्डियम, उसकी कैपेसिटी कम हो गई है, उसकी कंप्लायंस कम हो गई है, तब हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड जो है ना डैमेज हो गया है मसल्स को। ठीक है जी। वो रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं फिलिंग को ड्यूरिंग डायस्टली के दरमियान, वो फिल ही नहीं हो पाता। इसकी जो कॉजेज़ हैं वो आप लोगों ने नहीं भूलनी। ASLE से याद रखें, A से अमाइलोइडोसिस, जब प्रोटीन्स आ जाती हैं इसके अंदर एंडोकार्डियम के अंदर। ठीक है जी। सार्कोइडोसिस, जब कोई फाइब्रोसिस वगैरह हो जाता है। ठीक है जी। SLE से याद रखना है, अमाइलोसिस, A से याद हो गया, S से हो गया सार्कोइडोसिस, L से लोफलर सिंड्रोम, और E से जो है ना एंडोकार्डियल फाइब्रोइलास्टोसिस, जब फाइब्रोसिस हो जाता है। ठीक है जी। लोफलर सिंड्रोम के अंदर भी फाइब्रोसिस होता है, और साथ में जो है ना वो इसिनोफिल्स अगर हार्ट मसल्स के अंदर ज़्यादा आके लग जाते हैं, तब रेस्ट्रिक्टिव उसकी कंप्लायंस ही कम हो जाती है। ठीक है जी। रिप्रेजेंट एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की तरह ही पता लगता है, क्योंकि वो ठीक से फिलअप ही नहीं हो रहा, उसकी कंप्लायंस ही ख़त्म हो गया। कोई वहाँ मायोकार्डियम के अंदर आके कोई अमाइलोइडोसिस, कोई प्रोटीन्स आके लग गई हैं, कोई लोफलर सिंड्रोम हो गया, कोई सार्कोइडोसिस हो गया, कोई फाइब्रोसिस अंदर आ गया, साथ में सिनोफिल्स आ गए हैं। ठीक है जी। इसके अंदर आप लोगों को लो वोल्टेज नज़र आएगा। और QRS कम्प्लेक्स जो इतना लंबा होता है, बड़ा सारा QRS कम्प्लेक्स आप लोगों ने ड्रा किया होगा ECG के अंदर, वो भी कम हो जाता है, तो आपने कहना ये रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी है। ठीक है जी। रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अच्छा हाँ, ये एंडोकार्डाइटिस की डायग्राम है। आगे आ गया मिक्सोमा, ये लास्ट है बस आप लोगों का। ठीक है जी। मिक्सोमा कार्डियक ट्यूमर्स के अंदर मिक्सोमा आ जाता है। मिक्सोमा एक बिनाइन ट्यूमर है। मिक्सोमा सार्कोमा होता है, तो फिर आप लोग इसको कह सकते थे कैंसरस और मेलिग्नेंट। ठीक है जी। ये आप लोगों को ना हार्ट के अंदर राइट साइड पे लेफ़्ट एट्रियम के अंदर ये ज़्यादा नज़र आ रहा होता है। कॉमनली ये वहाँ ही होता है, वहाँ पे एक प्रेजेंट समझ लो, आप लोग कहते हैं ना रसोली प्रेजेंट है वहाँ पे, वो एक जिलेटिनस सॉफ्ट सी रसोली प्रेजेंट है वहाँ पे। ठीक है। बिनाइन मिज़ेनकाइमल ट्यूमर है, जिलेटिनस प्यारा सा अपीयरेंस का, बहुत ज़्यादा अबंडेंट इसका ये है, ग्राउंड सब्सटेंस है, झिल्ली नुमा रसोली वहाँ पे प्रेजेंट है लेफ़्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है जी। वो मिक्सोमा हो जाती है। तो उसने क्या कॉज करवाना है, लेफ़्ट एट्रियम के अंदर आगे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करवा देनी है मिट्रल वॉल्व की, और फिर हमें सिनकपी हो जाता है, फेंट हो जाते हैं हम। अच्छा, रेब्डोमायोमा क्या है कि बिनाइन हेमाटोमा कार्डियक मसल का। लाइक हेमाटोमा क्या था, नॉर्मल टिश्यू का मैस था, लेकिन वो अपने से अलग जगह पे था। लाइक वो पेंक्रियाज का नॉर्मली टिश्यू का मैस था, लेकिन वो प्रेजेंट जाके लंग्स में हो गया। ठीक है जी। तो रेब्डोमायोमा क्या है, बिनाइन हेमाटोमा कार्डियक मसल की तरह का ही है, लेकिन लग कहीं और जाके गया है। ठीक है जी। मोस्ट कॉमन है ये बच्चों के अंदर, और
ज़्यादा ये रेप्टोमायोमा जो आके वेंट्रिकल्स के अंदर आके लग जाता है। ठीक है जी। मेटास्टेसिस क्या है? मेटास्टेटिक ट्यूमर्स मोर कॉमन प्राइमरी ट्यूमर की निस्बत जो इधर उधर फैले हुए होते हैं ना, इतना ट्यूमर हार्ट के अंदर नहीं था लेकिन किसी और वजह से इधर आ गया, तो ये ज़्यादा कॉमन है। ठीक है जी। किस वजह से? ब्रेस्ट और लंग कार्सिनोमा, मेलानोमा यहाँ पे ज़्यादा था और ये आके हार्ट में लग गया, तो ये मेटास्टेसिस है, यहाँ पे आके कर दी। मोस्ट कॉमनली ये आके हमारी पेरिकार्डियम को इन्वॉल्व करेगी। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, आप लोगों का पेरिकार्डाइटिस रह गया और कोर पल्मोनल रह गया। ठीक है जी।